Hello everyone, I welcome you to the world of material science and engineering. In today's lecture, we have to discuss about what is material science, why we study material science. Then we proceed for unit 1 according to our syllabus. सबसे पहले हम लोग मटेरियल साइंस का डिफिनीशन जानेंगे और इस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे आसपास जो कुछ भी हैं वो सब किसी न किसी मटेरियल से ही तो बने हैं। काफ़ी पहले के टाइम में हम लोगों के पास बहुत लिमिटेड मटेरियल्स थे, लेकिन अब आज का बात करते हो हम लोगों के पास बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं। अब किसी भी रिक्वायर्ड पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए, कहीं पे यूज करने के लिए, किसी कंपोनेंट को डिज़ाइन करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले मटेरियल का सिलेक्शन करना होता है। मटेरियल का सिलेक्शन करने से पहले हम लोगों को कुछ बातें पता होना चाहिए, जैसे उस मटेरियल का प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो किस स्ट्रक्चर को शो करता है। बिकॉज जो भी मटेरियल्स अवेलेबल हैं सबके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, सबका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, सबका अलग अलग परफॉर्मेंस होता है। हम लोगों को उसी स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक, परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए मटेरियल को सिलेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग मटेरियल साइंस का डिफिनीशन देखते हैं। मटेरियल साइंस डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल साइंस में हम लोग मटेरियल्स का स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। द सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी, सिलेक्शन एज वेल एज यूज ऑफ वेरियस मटेरियल्स इज नोन एज मटेरियल साइंस। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे मटेरियल्स का एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक वे में स्टडी करते हैं। किसी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए मटेरियल को कैसे सिलेक्ट करना है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। इसके बाद अभी के टाइम में हम लोगों के पास बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं। अब कौन से मटेरियल को कहाँ यूज करना है ये सब जब आप मटेरियल साइंस को पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो अपने सिलेबस में हम लोगों को टोटल 5 यूनिट पढ़ना है, जैसा कि मैंने लास्ट के वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप उस वीडियो को वॉच नहीं किए हो तो आप प्रीवियस वीडियो को एक बार देख सकते हो। सिलेबस को मैंने वहाँ पे काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। तो जब हम यूनिट 1 का बात करते हैं तो यूनिट 1 में आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स एंड बॉन्ड्स के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे 2 सेक्शन है आपका, 1.1, 1.2। फर्स्ट सेक्शन में हम लोगों को क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में जानना है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आप यूनिट सेल के बारे में पढ़ोगे, स्पेस लैटिस जानोगे, फिर क्रिस्टल सिस्टम के बारे में जानना है। क्रिस्टल सिस्टम में 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। जब आप क्रिस्टल सिस्टम को समझ जाओगे फिर आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में जानोगे मेटालिक एलिमेंट के लिए, जिसमें BCC, FCC, HCP होता है। अब आपको सिंपल क्यूबिक के लिए, BCC के लिए, FCC के लिए, HCP के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर जानना है। फिर आप एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ोगे, क्या डिफिनीशन है, एटॉमिक रेडियस सिंपल क्यूबिक, BCC, FCC का क्या होता है, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर सिंपल क्यूबिक के लिए, BCC, FCC एंड HCP के लिए। उसके बाद सिंपल प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ एटम्स फॉर अ यूनिट सेल। जब आप सेक्शन 1.2 में जाओगे तो यहाँ पे आप बॉन्ड्स के बारे में पढ़ोगे, जहाँ पे बॉन्ड्स को क्लासीफाई करेंगे हम लोग प्राइमरी और केमिकल बॉन्ड में, सेकेंडरी और मॉलिक्यूलर बॉन्ड में। फिर प्राइमरी बॉन्ड का टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड्स आएंगे। फिर सेकेंडरी बॉन्ड के टाइप में आएंगे, जहाँ पे डिस्पर्सन बॉन्ड, डाइपोल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम लोग अपने सब्जेक्ट को यूनिट 1 के फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट
टॉपिक है वो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड्स। यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और जो भी बॉन्डिंग्स होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हमारे आसपास जो भी मटेरियल्स हम लोग को अभी दिखाई देते हैं सॉलिड, काफ़ी पहले के टाइम में सब के सब मोल्टेन स्टेट में थे, लिक्विड मटेरियल्स के फॉर्म में थे। आपने बिग बैंग एक्सप्लोजन का नाम ज़रूर सुना होगा। उस टाइम में जब एक्सप्लोजन हुआ था, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था। जो भी मटेरियल्स थे वो लिक्विड के फॉर्म में थे। जब धीरे-धीरे टेम्परेचर डाउन हुआ, लिक्विड मटेरियल्स थे उनके पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आने लगे। जब वो पार्टिकल्स काफ़ी क्लोज आने लगे, तो वहाँ पे स्टार्ट हुआ न्यूक्लिएशन। न्यूक्लिएशन का मीनिंग होता है जो पार्टिकल्स हैं क्लोज आते गए और साथ में एक रेगुलर पैटर्न का फॉर्मेशन करते गए, जिससे फॉर्म हुआ यूनिट सेल। जब वो यूनिट सेल थ्री डायमेंशनली रिपीट होता है तो बनता है क्रिस्टल, जिसे हम लोग सॉलिड बोलते हैं। और सॉलिड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है और दूसरा आपका एमोर्फस सॉलिड है। सॉलिड मटेरियल्स may be classified according to the regularity with which atoms or ions are arranged with respect to one another। सॉलिड को यहाँ पे जो हम क्लासिफाई कर रहे हैं वो दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अनदर वन इज एमोर्फस सॉलिड। अब हम लोग देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम्स का एक रिपीटिंग पैटर्न देखने को मिलता है काफ़ी लार्ज एटॉमिक डिस्टेंसेस तक। का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे लॉन्ग रेंज ऑर्डर एग्जिस्ट करता है। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देखिए, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है जो है क्वार्ज। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, एक रेगुलर पैटर्न पूरे के पूरे थ्रू आउट द मटेरियल सेम पैटर्न हम लोग को ऑब्जर्व होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिफिनीशन क्या है, अ क्रिस्टलाइन मटेरियल इज वन in which the atoms are situated in a repeating pattern over large atomic distances, that is long range order exist। इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे जो भी मेटल्स हो गए सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, मेनी सेरामिक्स है, मटेरियल है, सर्टेन पॉलीमर्स है, वो सब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को शो करते हैं। सेकेंड क्लासिफिकेशन है वो है एमोर्फस सॉलिड। यहाँ पे क्या होता है कि जो क्रिस्टलाइजेशन होता है वो लॉन्ग रेंज एटॉमिक ऑर्डर का नहीं होता है। Those materials that do not crystallize long range atomic order is absent are known as amorphous solid। इसका एग्जांपल है आपका प्लास्टिक, ग्लास, रबर और सिलिका। अगर फ्यूज फॉर्म में हो तो वो सब एग्जांपल है एमोर्फस सॉलिड का। क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड भी बोला जाता है और एमोर्फस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड भी बोला जाता है। अब हमको क्रिस्टलाइन सॉलिड के प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम लोग को क्रिस्टल स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड डिपेंड्स ऑन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल। क्रिस्टल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है, द मैनर इन विच एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस आर अरेंज। अब कोई भी मटेरियल्स है तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है, जिसको हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर के हेल्प से समझते हैं। While describing crystalline structures, atoms are thought of as being solid spheres having well-defined diameters. This is termed as atomic hard sphere model। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम लोग को मॉडल की ज़रूरत होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक हार्ड स्फीयर मॉडल। इस मॉडल में एटम को हम एक स्फीयर के फॉर्म में दिखाते हैं। जब हम लोग डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल के बारे में जानेंगे, वहाँ पे हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर को शो करते हैं। अलग अलग मटेरियल्स अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर को शो करते हैं, जैसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड, ये सब के फॉर्म में आप लोग को क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, जो फर्दर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे।
अब हम बात करते हैं कि लैटिस क्या होता है। लैटिस को स्पेस लैटिस भी बोला जाता है। लैटिस का मीनिंग क्या होता है? थ्री डायमेंशनल एरे ऑफ पॉइंट। लैटिस का मीनिंग होता है थ्री डायमेंशनल एरे ऑफ पॉइंट। जो भी लैटिस पॉइंट होते हैं उसके आइडेंटिकल सराउंडिंग्स होते हैं, जिसको हम लोग मोटिफ बोलते हैं। इन द मोस्ट सिंपल केस, लैटिस पॉइंट्स coincide with एटम पोजीशंस और स्फीयर सेंटर। यहाँ पे आप एक फिगर देखेंगे, जो भी यहाँ पे पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है सारे लैटिस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मेरा लैटिस स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो भी आप स्फीयर दिख रहा है वो सारे एटम के पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे हम एक इसका सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन लेंगे, जिसको रिपीट करके हम कंप्लीट लैटिस स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सकते हैं। जो सेकेंड वाले फिगर में आपका दिख रहा होगा, ये जो पोर्शन है इसको बोला जाता है यूनिट सेल। यही यूनिट सेल थ्री डायमेंशनली रिपीट होकर के पूरे क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम लोग को यूनिट सेल के बारे में डिटेल से जानना है। यहाँ पे हम लोग यूनिट सेल का डिफिनीशन देखेंगे। यूनिट सेल को स्पेसिफाई करने के लिए लैटिस पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। लैटिस पैरामीटर्स को जानेंगे और डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सबका हम लोग डायग्राम यहाँ पे देखेंगे और लैटिस पैरामीटर के बीच रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिट सेल्स। एटॉमिक ऑर्डर इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इंडिकेट दैट ए स्मॉल ग्रुप ऑफ एटम्स फॉर्म रिपीटेटिव पैटर्न। जैसा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर हम देखते हैं तो मैंने बताया कि स्मॉल ग्रुप ऑफ एटम रिपीट होकर के पूरे क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। Thus, in describing crystal structure, it is convenient to subdivide the structure into a small repeat entities called unit cell. जब किसी पर्टिकुलर यूनिट को रिप्रेजेंट होने से पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, तो हम लोग पर्टिकुलर रिपीटिंग एंटिटीज को यूनिट सेल बोलते हैं। यूनिट सेल क्या है? तो द यूनिट सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर by virtue of its geometry and atom positions within। जो आपका यूनिट सेल होता है तो डिफरेंट टाइप्स के यूनिट सेल होते हैं। सबका ज्योमेट्री अलग अलग होता है और सब में यूनिट सेल में एटम का पोजीशन डिफरेंट होता है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूनिट सेल को क्लासीफाई करते हैं। तो कोई भी यूनिट सेल आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर का बिल्डिंग ब्लॉक है। इसका मतलब ये होता है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे होता है। यूनिट सेल जब रिपीट करता है, थ्री डायमेंशनली रिपीट होता है, उससे पूरे के पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। आई होप आप लोग को यूनिट सेल समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है क्रिस्टल सिस्टम। अब जैसा कि अभी मैंने बताया कि बहुत सारे यूनिट सेल होते हैं। Since there are many different crystal structure, it is convenient to divide them into groups according to unit cell configuration। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बहुत सारे टाइप होते हैं, तो उसको स्टडी करने के लिए हम लोग उसको यूनिट सेल के कन्फिगुरेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। अब यूनिट सेल को कम्प्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए टोटल 6 पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है। यूनिट सेल को कम्प्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए टोटल 6 पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है। तो 6 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? तो आपका 3 एज लेंथ होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी से। ए बी सी एज लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। और 3 इंटरएक्सियल एंगल्स होते हैं, दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा। ये आपका 3 इंटरएक्सियल एंगल्स हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि एज लेंथ क्या होता है और इंटरएक्सियल एंगल अल्फा, बीटा, गामा क्या होता है। ये जो आपके ऑल 6 पैरामीटर्स हैं, इसको बोला जाता है लैटिस पैरामीटर, बिकॉज ये किसी भी लैटिस को कम्प्लीटली स्पेसिफाई करते हैं। ये यूनिट सेल को स्पेसिफाई करने के लिए यूज होते हैं। क्रिस्टल सिस्टम को स्पेसिफाई करने के लिए लैटिस पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब लैटिस पैरामीटर का अलग अलग कम्बिनेशन होता है। के अकॉर्डिंग आपका जो पॉसिबल कम्बिनेशन बनता है वो टोटल 7 टाइप का बनता है। ABC एंड अल्फा, बीटा, गामा के आधार पे टोटल पॉसिबल कम्बिनेशन 7 टाइप्स के बनते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं क्रिस्टल सिस्टम, दैट इज नोन एज क्रिस्टल सिस्टम। वो 7 कौन कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है?
तो 7 क्रिस्टल सिस्टम आर टेट्रागोनल, फर्स्ट वन इज क्यूबिक, सेकेंड वन इज टेट्रागोनल, थर्ड इज ऑर्थोरॉम्बिक, फोर्थ इज मोनोक्लिनिक, फिफ्थ इज ट्राइक्लिनिक, सिक्स इज हेक्सागोनल एंड सेवेंथ इज रोम्बोहेड्रल. रोम्बोहेड्रल इज ऑल्सो नोन एज ट्राइगोनल. अब हम लोग यहाँ पर लैटिस पैरामीटर को समझते हैं. लैटिस पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं. जब यूनिट सेल को मैंने बताया था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे जो यूनिट सेल है अपना वो क्यूबिक यूनिट सेल है. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक क्यूब के फॉर्म में. इसी यूनिट सेल को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया और आप लोग को लैटिस पैरामीटर समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ. यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ 3 एक्सिस है. वन इज एक्स एक्सिस, अनदर वन इज वाई एक्सिस एंड अनदर वन इज जेड एक्सिस. यहाँ पे टोटल 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस है. अब ये जो यूनिट सेल मैंने बनाया है इसका कुछ एक्सटेंशन एक्स के डायरेक्शन में है. इसका कुछ एक्सटेंशन हो एक्स के डायरेक्शन में है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ए से. ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ यूनिट सेल इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स. बी क्या है? बी जो है वो यूनिट सेल का एक्सटेंशन वाई के डायरेक्शन में शो कर रहा है. सी क्या है? तो यूनिट सेल का एक्सटेंशन वो जेड के डायरेक्शन में शो कर रहा है. तो एक्स वाई जेड जो है उसको बोला जाता है एक्सियल रिलेशनशिप, एक्सियल लेंथ. अब हम बात करते हैं 3 एंगल्स की जो है अल्फा, बीटा एंड गामा. अल्फा आपको दिख रहा होगा जो एंगल वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में फॉर्म हो रहा है वो एंगल है अल्फा. दूसरा एंगल है बीटा जो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में फॉर्म हो रहा है वो एंगल बीटा है. थर्ड एंगल है गामा जो आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच बन रहा है. तो यहाँ पे 3 लेंथ के पैरामीटर्स हो गए और 3 एंगल के पैरामीटर्स हो गए. एक को बोला जाता है एक्सियल रिलेशनशिप जहाँ पे हम ए बी सी के बीच रिलेशनशिप को देखेंगे और अल्फा बीटा गामा आपका इंटर एक्सियल एंगल है. अब ए बी सी और अल्फा बीटा गामा के अलग अलग वेरिएशंस के आधार पे टोटल 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम का फॉर्मेशन होता है. हम लोग को ऑल 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम को जानना है. उसमें एक्सियल रिलेशनशिप कैसा होता है, इंटर एक्सियल एंगल्स कैसे वेरी करते हैं. उसके बाद हम लोग ऑल 7 क्रिस्टल सिस्टम का डायग्राम देखेंगे. अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे और वो टॉपिक है लैटिस पैरामीटर रिलेशनशिप फॉर द 7 क्रिस्टल सिस्टम्स. अभी मैंने बताया कि टोटल 7 पॉसिबल क्रिस्टल सिस्टम है. तो यहाँ पे मैंने एक टेबल ड्रॉ किया है जहाँ पे आपको क्रिस्टल सिस्टम दिख रहा है. यहाँ एक्सियल रिलेशनशिप को शो किया गया है और यहाँ पे इंटर एक्सियल एंगल को शो किया गया है. ऑल 7 टाइप में मैंने बताया था एक क्यूबिक है, दूसरा टेट्रागोनल है, थर्ड ऑर्थोरॉम्बिक है, फोर्थ मोनोक्लिनिक है, फिफ्थ ट्राइक्लिनिक है, सिक्स हेक्सागोनल है, सेवेंथ में रोम्बोहेड्रल है. अगर एक्सियल रिलेशनशिप का बात करते हैं तो यहाँ पे मुझे ए बी एंड सी इसके बीच में रिलेशनशिप बताना है. इंटर एक्सियल एंगल में मुझे अल्फा बीटा गामा और उसका वैल्यू क्या होता है उसके बारे में हम लोग को जानना है. तो हम सबसे पहले क्यूबिक का बात करते हैं. क्यूबिक वाले में एक्सियल रिलेशनशिप होता है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी और अल्फा बीटा गामा ऑल 3 आर इक्वल एंड ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री. सेकेंड क्रिस्टल सिस्टम है टेट्रागोनल जहाँ पे एक्सियल रिलेशनशिप होता है ए इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी. यहाँ पे ए बी इक्वल होते हैं बट वो सी के इक्वल नहीं होते हैं. इंटर एक्सियल एंगल का बात करेंगे तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा ऑल 3 आर इक्वल एंड ऑल्सो इज इक्वल टू 90 डिग्री. थर्ड जो है मेरा ऑर्थोरॉम्बिक. ऑर्थोरॉम्बिक में ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी. यहाँ ए बी सी कोई भी इक्वल नहीं होते हैं. अगर एंगल का बात करेंगे इंटर एक्सियल एंगल के बीच में रिलेशनशिप यहाँ पे होता है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा एंड ऑल 3 आर इक्वल टू 90 डिग्री. नेक्स्ट मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम है जहाँ पे भी रिलेशनशिप होता है ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी. यहाँ पे इंटर एक्सियल एंगल में अल्फा गामा के इक्वल होता है
और अल्फा गामा 90 डिग्री के इक्वल होता है, बट बीटा 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है। नेक्स्ट क्रिस्टल सिस्टम है ट्राइक्लिनिक। यहाँ पे एक्सियल रिलेशनशिप में ए इज नॉट इज इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी। जब हम यहाँ पे इंटर एक्सियल का एंगल का बात करेंगे, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, इज नॉट इक्वल टू गामा, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर अल्फा बीटा गामा ये सब कोई भी इक्वल नहीं होता है और ना 90 डिग्री के इक्वल होता है। जो सिक्स्थ क्रिस्टल सिस्टम है वो है हेक्सागोनल, जहाँ पे ए इज इक्वल टू बी एंड नॉट इक्वल टू सी होता है। अल्फा बीटा जो है 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, बट गामा 120 डिग्री होता है। एक हेक्सागन का फॉर्म करते हैं तो एक एंगल आपका 120 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्रिस्टल सिस्टम है वो है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल को ट्राइगोनल भी बोला जाता है। यहाँ पे एक्सियल रिलेशनशिप में ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है। इंटर एक्सियल एंगल में अल्फा बीटा गामा इक्वल होते हैं, बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पे ये टोटल 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स बनते हैं, जहाँ पे आपको मैंने बताया कि सब में एक्सियल रिलेशनशिप क्या होता है और इंटर एक्सियल एंगल्स क्या होते हैं। अब हम यहाँ पे सबका एक एक करके फिगर को देखते हैं। जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट फिगर है वो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे एक्स के लॉन्ग एक्सटेंशन, वाई के लॉन्ग एक्सटेंशन, जेड के लॉन्ग एक्सटेंशन ऑल 3 इक्वल है और अल्फा बीटा गामा भी 90 डिग्री के इक्वल है। इसी तरह आपका सेकेंड है टेट्रागोनल, उसके बाद है आपका ऑर्थोरोम्बिक, फिर है मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, एक रोम्बोहेड्रल है जिसे आप लोग ट्राइगोनल भी बोलते हो, और एक है हेक्सागोनल। अब ये ऑल जो 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है सबके बारे में मैंने लैटिस पैरामीटर्स को इस टेबल में डिफाइन किया है। अब आप लोग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है इस टेबल को याद रखना, क्योंकि किसी भी क्रिस्टल सिस्टम के एक्सियल रिलेशनशिप और इंटर एक्सियल एंगल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। टेबल को याद रखने के लिए जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने क्यूबिक में जो फर्स्ट वर्ड है सी, उसके बाद है यू, उसको मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे फॉर्म हुआ सी यू। टेट्रागोनल में टी ई है तो के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया टी ई। ऑर्थोरोम्बिक के लिए ओ आर है तो मैंने यहाँ पे यूज किया ओ आर। मोनोक्लिनिक में यहाँ पे एम ओ है, मैंने ले लिया एम ओ। ट्राई क्लिनिक में टी है, यहाँ पे मैंने सिंपल सिंगल लेटर का यूज किया है, ओ टी है। हेक्सागोनल में एच ई है हेक्सागोनल के लिए, और आर यहाँ पे मैंने लिया रोम्बोहेड्रल के लिए। जब आप इसको एक पैटर्न में लिखोगे तो एक बहुत अच्छे वर्ड का फॉर्म, अच्छे सेंटेंस का फॉर्मेशन करता है, जो है आपका, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो है आपका क्यूट आवर मदर। सी यू इसको रिप्रेजेंट करता है क्यूबिक को, टी ई से टेट्रागोनल, ओ आर से ऑर्थोरोम्बिक, एम ओ से मोनोक्लिनिक, टी से ट्राइक्लिनिक, एच ई से हेक्सागोनल और आर से रोम्बोहेड्रल। तो आपको ये 7 नेम इस ट्रिक के अकॉर्डिंग याद हो गए होंगे। आपको ये लाइन याद रखना है, क्यूट अवर मदर, सी यू से क्यूबिक, टी से टेट्रागोनल, ओ आर से ऑर्थोरोम्बिक, एम ओ से मोनोक्लिनिक, टी से ट्राइक्लिनिक, एच ई से हेक्सागोनल, आर से रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल का एक और नाम होता है ट्राइगोनल। अब आपको याद रखना होगा सबका एक्सियल रिलेशनशिप। आपके माइंड में ये 7 जो है एक पैटर्न में एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सेट हो गए होंगे। अब बात करते हैं एक्सियल रिलेशनशिप का। तो एक्सियल रिलेशनशिप में मैंने बताया कि 3 एक्सियल लेंथ होते हैं, ए बी एंड सी। यहाँ पे आपको ए बी सी के बीच रिलेशनशिप बताना है, तो आप क्या करेंगे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये आप 1 से लेके 7 सब में आप इसको फिल करेंगे, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अब क्या करना है, जो आपका सबसे फर्स्ट वाला है और जो सबसे लास्ट वाला है इसको एज इट इज छोड़ देना है। उसके बाद फर्स्ट से जो सेकेंड प्लेस पे है
में इसको कट करना है, बी नॉट इक्वल टू सी शो करना है। और सेकेंड से भी, लास्ट से भी जो सेकेंड प्लेस पे है वहाँ पे भी बी इज नॉट इक्वल टू सी करना है। उसके बाद बीच में जो बच रहा है वहाँ पे सब जगह इक्वल है, उसको नॉट इक्वल टू में चेंज करना है। यहाँ भी नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, यहाँ भी नॉट इक्वल टू, यहाँ भी नॉट इक्वल टू। फिर से मैं रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आपको एक क्रिस्टल सिस्टम का नेम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में याद रखना है, जिसके लिए मैंने आप लोग को ट्रिक बताया। फिर एक्सियल रिलेशनशिप को याद रखने के लिए सब में आपको ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी लिखना है, ऑल 7 के लिए। सबसे फर्स्ट वाले को और सबसे लास्ट वाले को वैसे ही छोड़ देना है। सबसे फर्स्ट से बात करेंगे सेकेंड प्लेस पे जो है उसको, और सबसे लास्ट से भी जो सेकेंड प्लेस पे है उसमें, दोनों जगह बी नॉट इक्वल टू सी और यहाँ भी बी नॉट इक्वल टू सी करना है। उसके बाद बीच में जो 3 क्रिस्टल सिस्टम बचते हैं उसकी एक्सियल रिलेशनशिप में नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, सब जगह नॉट इक्वल टू करना है। इससे आपका एक्सियल रिलेशनशिप अच्छे से याद हो जाएगा। अब अगर इंटर एक्सियल एंगल्स का बात करते हैं, इसे भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप क्यूबिक का देखोगे तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 9, गामा ऑल 3 आर इक्वल टू 90 डिग्री है। सेकेंड में भी सेम है और थर्ड में भी सेम है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे साइड में क्या लिखा है, इस ऑल 3 के लिए इक्वल। अगर मोनोक्लिनिक का बात करते हैं तो अल्फा गामा तो 90 के इक्वल है, बट बीटा यहाँ पे 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। इसके लिए मैंने एक वर्ड यूज किया है यहाँ पे बीटा। यहाँ पे क्या है, ट्राइक्लिनिक में अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा एंड नॉट इक्वल टू गामा एंड ऑल्सो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, कोई भी यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है नो। इसके बाद है आपका अल्फा इज इक्वल टू बीटा, वो तो 90 डिग्री के इक्वल है, बट गामा 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। गामा का वैल्यू 120 डिग्री है बिकॉज इट इज हेक्सागोनल। तो यहाँ पे 2 इक्वल है। कौन से 2 इक्वल है, अल्फा बीटा इक्वल है और वो दोनों 90 के इक्वल है, बट गामा का वैल्यू 120 डिग्री है। यहाँ पे मैंने लिखा है 3। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे 3 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अल्फा बीटा जो है और गामा ये तीनों तो इक्वल है, बट कोई भी इसमें से 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो अब इसको याद कैसे रखना है, इसके लिए आपको इस बात को याद रखना है, इक्वल बीटा नो 2 3, इक्वल बीटा नो 2 3। इक्वल किस किस में इक्वल है, क्यूट और में। यहाँ पे क्या है, क्यूट और में आपको याद रखना है इक्वल। इक्वल का क्या मतलब हुआ, इंटर एक्सियल एंगल्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद एम ओ, इसमें मैंने क्या बताया, बीटा। एम ओ के लिए याद रखना है बीटा। बीटा से आप समझेंगे कि अल्फा गामा तो 90 के इक्वल होता है, बट बीटा 90 के इक्वल नहीं होगा। उसके बाद है ट्राई क्लिनिक, तो यहाँ पे मैंने यूज किया नो। नो का मतलब क्या है, अल्फा बीटा गामा कोई भी किसी के इक्वल नहीं है और कोई भी एंगल 90 डिग्री के भी इक्वल नहीं है। उसके बाद है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में आप लोग को याद रहेगा ही कि 2 एंगल 90 के इक्वल होंगे अल्फा बीटा, और जो थर्ड एंगल है वो आपका 120 डिग्री होगा। एच ई फॉर हेक्सागोनल, और यहाँ पे मैंने लिखा 2, इसका मतलब अल्फा और बीटा 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, बट गामा 90 के इक्वल नहीं होता है। उसके बाद है 3। 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल होंगे, बट इसमें से कोई भी एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, जैसा कि आप लोगों को रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल में देखने को मिलता है। तो ये टोटल 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम हो गए, जिसका आप लोग यहाँ पे सबका फिगर देख सकते हो और सबको अपने माइंड में सेट कर सकते हो। तो आप लोग को सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये था कि सबका नेम याद रखना है, जो भी एक्सियल रिलेशनशिप होते हैं वो ध्यान में रखना है। इंटर एक्सियल्स एंगल्स के बारे में आपको अच्छे से स्टडी करना है। तो मैंने बताया कि आप इसको कैसे याद रखोगे, उसके लिए ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो, क्यूट और मदर, और इसको आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखोगे। फिर एक्सियल रिलेशनशिप में ABC सब में लिखोगे इक्वल करके, फिर फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दोगे, फिर फर्स्ट से सेकंड पे और लास्ट से सेकंड पे जो है वहाँ पे बी नॉट इक्वल टू सी करोगे, और बीच में जो 3 बचते हैं वहाँ पे जहाँ जहाँ भी इक्वल है सब जगह नॉट इक्वल टू करोगे। जब इंटर एक्सियल एंगल पे आओगे, इसके लिए मैंने बताया कि फर्स्ट 3 में इक्वल होगा, फिर उसके बाद बीटा, फिर नो, फिर 2, फिर 3। इस बात को आप याद रखोगे और 1-2 बार इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो आप लोगों को ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल सिस्टम को डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे आएंगे और वहाँ पे डिफरेंट मटेरियल्स, से पहले मेटल में भी किस किस टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो होते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और फिर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बीसीसी के बारे में, एफसीसी के बारे में, एचसीपी के बारे में देखेंगे, फिर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सब हम लोग स्टडी करेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं पे अपने डिस्कशन को स्टॉप करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।